तस्वीरें देखिए किस तरह से सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर पद के लिए महताब भर्तृहरि को शपथ दिलाई, क्योंकि महताब भर्तृहरि ही सभी सांसदों को सांसद पद की शपथ दिलाने वाले थे। इसके बाद 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सांसद लोकसभा पहुंचे। विपक्ष के सभी सांसद जो इंडिया ब्लॉक में उन सभी के हाथ में संविधान की कॉपी थी। क्यों थी वो भी बताएंगे, क्योंकि लगातार पूरे चुनाव के दरमियान कहते रहे संविधान खतरे में है। इसके बाद प्रारंभिक परंपराओं के साथ शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई। तीसरी बार पीएम मोदी की शपथ लेने पहुंचे पीएम मोदी जब तो मोदी के नारे से सदन गूंज रहा था। मोदी ने विपक्षी सांसदों का अभिवादन जब किया तो राहुल गांधी के साथ दूसरे विपक्षी सांसदों ने मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी शपथ पूरी की। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने शपथ ली। आज लोकसभा के 280 सांसदों ने शपथ ली है, लेकिन पहले ही दिन साफ हो गया कि तीसरी बार मोदी सरकार का रास्ता मुश्किल भरा रहने वाला है, चुनौती भरा रहने वाला है। अब आइए आपको दिखाते हैं लोकसभा के पहले ही दिन पूरे संसद के परिसर में विपक्ष संविधान की कॉपियों के साथ प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने तीसरी बार सांसद पद की शपथ ली संसद के अंदर। और यह पल ऐतिहासिक इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे तो सदन में मोदी के नारों की गूंज सुनाई दे रही थी, लेकिन विपक्ष में बैठे राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्षी सांसद मोदी जी को संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। पीएम मोदी जब संसद में दाखिल हुए तो बीजेपी सांसदों ने पुरजोर उनका स्वागत किया, नारे लगे। इसके बाद मोदी अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेजरी बेंच के दूसरे छोर पर विपक्ष की एकजुटता की झलक मिली। 18वीं लोकसभा के सबसे पहले दिन का यह सीन बेहद खास माना जा रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी पहली पंक्ति में आसपास ही बैठे थे। वहीं मोदी के सदन में आने के बाद विपक्ष की तरफ से कुछ हलचल भी हुई। पीएम मुस्कुराते नजर आए, काफी देर तक हंसते रहे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसद संविधान की प्रति के साथ संसद में आए थे। शपथ के दौरान वहां सत्ता पक्ष के सांसदों को बार बार संविधान की प्रति दिखा रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी ने अपने इसी जेस्चर से इसी संविधान को दिखाकर कई बार सरकार को निशाने पर लिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 24 जून को देश में नया इतिहास लिखा गया। आजादी के बाद पहली बार देश के सांसदों ने स्वदेशी निर्मित संसद भवन में शपथ ली। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन से विपक्ष ने बता दिया कि इस बार मोदी सरकार का सफर अगले 5 साल के लिए आसान नहीं रहने वाला है। इंडिया ब्लॉक के हर सांसद के हाथ में आज संविधान की कॉपी थी, जिसे लेकर वो संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये सोची समझी रणनीति थी जो काफी मजबूती के साथ देखने को मिली। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संविधान की कॉपी के साथ विरोध का यह अनोखा अंदाज भी था। संविधान की कॉपी सोनिया गांधी के हाथों में, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में भी थी, राहुल गांधी के हाथों में भी थी, तो अखिलेश के हाथों में भी थी। टीएमसी के सांसद भी संविधान की कॉपी लेकर ही संसद पहुंचे थे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार संविधान का अपमान कर रही है और विपक्ष संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना, ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची में भाग लिया।
लेकिन एनडीए लगातार कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विरोध की रणनीति चली जा रही है, जिसमें विपक्ष कामयाब नहीं होने वाला है। अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। अरे सरकार का कहाँ है? जो संवैधानिक संस्थाएं वो अपना कार्रवाई कर रही हैं, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, तो जैसा किए हैं वैसा करिए। नहीं, हमारे विपक्ष को थोड़ा इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीट मिला है, इसलिए थोड़ा हर इशू को लेकर हल्ला बोल करेगा ही। अभी जो भारतीय महताब जी को जो दिया गया है प्रोटेम स्पीकर का दायित्व, वो बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो स्वाभाविक है वो लोग हमारे विरोधी, अब विरोध करना है उनको। बार बार संविधान का विषय निकाल कर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेकर मोदी साहब ने शपथ ली है, और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। इसलिए जब आप इतिहास खोल के देखेंगे तो आप मिलेंगे कि मोदी जी का सरकार और हम लोगों का जो पार्टी का रवैया है, हमेशा संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। विपक्ष पहले ही प्रोटेम स्पीकर को लेकर खफा है, और अब आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर भी विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। साथ ही विरोध का प्रदर्शन इस बार डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी होगा, क्योंकि 17वीं लोकसभा में ये पद था ही नहीं। इसके साथ ही इस बार विपक्ष को लोकसभा में 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष भी तय करना है। वैसे कयास यही है कि राहुल गांधी इस पद पर आसीन हो सकते हैं, लेकिन तस्वीर अभी धुंधली है और राहुल की तरफ से भी इस बात को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। He understands the responsibility of being a leader of opposition, and with being in as the leader of opposition, he would challenge the BJP on every plan that they have. सदन का माहौल कैसा रहने वाला है, इसकी बानगी तो आपने आज ही देख ली। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में कामकाज कैसा रहता है, ये देखना होगा। ऐसे में इस बार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ साथ नए लोकसभा स्पीकर का काम काफी जटिल होने वाला है। विपक्ष मजबूत है, इसलिए सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री ने इस बार विपक्षी नेताओं से अपील की कि सदन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश हित में काम होना चाहिए। लोगों को यह अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामे होते रहे, व्यवधान होता रहे। लोग ठोस काम चाहते हैं, नारेबाजी नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, इसलिए आगे क्या क्या एक्शन होने वाला है हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं। अब 25 जून को बाकी सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होना है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है, जिस पर काफी हंगामे के आसार हैं, यह भी मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूं। 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। 28 जून को पीएम मोदी मंत्रिपरिषद का परिचय देंगे। 29 और 30 जून को शनिवार रविवार सदन में छुट्टी रहेगी। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक धन्यवाद प्रस्ताव है। अब ऐसे में लोकसभा स्पीकर को लेकर सदन में खूब एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को देखकर लग रहा है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं मिला तो सदन की तकरार बढ़ेगी। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच कौन सा रास्ता निकलेगा जो देश हित में होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब विपक्ष के विरोध की, विपक्ष के तेवर के पहले दिन मैं आपको 5 तस्वीरें अलग अलग दिखा देना चाहता हूं, जिसे कयास ये लगाए जा रहे हैं इस बार मोदी सरकार की राह बहुत आसान नहीं होने वाली है। इंडिया ब्लॉक का हर एक सांसद सदन में संविधान की कॉपी के साथ पहुंचा था। सदन के अंदर और सदन के बाहर हर जगह विपक्ष के सांसदों ने संविधान की कॉपी दिखाई और अपना विरोध दर्ज कराया, क्योंकि पहले तो विपक्ष मोदी सरकार से नाखुश है और दूसरा है कि प्रोटेम स्पीकर पद के चयन को लेकर विपक्ष की अनदेखी की गई। यह आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है। अब विपक्ष लगातार हंगामा क्यों कर रहा है,
सदन के पहले ही दिन विपक्ष जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। संविधान की कॉपी के जरिए विपक्षी एकता दिखाई जा रही है। विपक्ष को लगता है कि संविधान इस देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि चल गया है और इलेक्शन में उसे इसी बात को लेकर फायदा मिला है। मोदी सरकार संविधान के खिलाफ है, ये जताने की कोशिश बार बार की जा रही है। संविधान बदलने के मुद्दे को जीत की गारंटी विपक्ष मानने लग गया है। मोदी 3.0 के सामने विपक्षी एकता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इधर विपक्ष बता रहा है कि 10 साल के बाद वो कितना मजबूत है, इसकी बानगी भी दिखाने की कोशिश की जा रही है। संसद भवन में विपक्ष ने जताने की कोशिश की कि मोदी सरकार अपनी साख और कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है और मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट है। पहले दिन संसद पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट से ट्वीट किया और लिखा कि एनडीए पहले 15 दिन भीषण ट्रेन हादसे, कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, ट्रेन में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त, यूजीसी नेट पेपर लीक, दूध दाल गैस टोल महंगे, आग से धधकते जंगल, जल संकट और लू के कारण मौत। मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर है नरेंद्र मोदी सरकार। बस अपनी सरकार बचाने में मोदी सरकार व्यस्त है। यानी कि एक तरह से राहुल गांधी ने उन तमाम मुद्दों की झलक दिखा दी जिन मुद्दों को लेकर सदन में खूब हंगामा देखने को मिल सकता है। इस बार की लोकसभा भी बदली हुई है। बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है। ऐसे में कई ऐसे मौके आने वाले हैं जहां बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार में है। ऐसे में वो बिल जो बहुमत से, साधारण बहुमत से पास है, उनमें सरकार को परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ऐसे बिल भी हैं जिसमें 2/3 बहुमत की जरूरत होगी और उसमें पेच फंस सकता है। ऐसे में विपक्ष इन बिलों पर अड़ंगा डाल सकता है। साथ ही पिछली लोकसभा में जहां 35% बिल केवल 1 घंटे के अंदर पास हो गए थे, वो परिस्थिति इस बार देखने को नहीं मिलेगी। हाल में कौन कौन से बिल पास हो सकते हैं और कौन कौन से फंसेंगे, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। एनडीए बहुमत में है तो धन विधेयक आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। टैक्स या रेवेन्यू से संबंधित सभी बिल सरकार पास करा लेगी, क्योंकि सभा के लिए साधारण बहुमत चाहिए। सरकार कोई फाइनेंशियल बिल लेकर आएगी तो भी पास करा लिया जाएगा। एनडीए के सांसदों के प्राइवेट बिल भी पास हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत साधारण बहुमत की जरूरत होगी। वहीं विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, निंदा और स्थगन प्रस्ताव सरकार पास करा लेगी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का बिल भी सरकार पास करा सकती है। देश में वित्तीय आपातकाल या आपातकाल के बिल को सरकार पास करा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन के बिल भी पास हो सकेंगे। यानी स्ट्रेंथ के हिसाब से ये बिल अगर आते हैं तो पास हो सकते हैं, लेकिन पेच कहां फंसेगा वो भी आपको बता देते हैं। सदन में कोई ऐसा बिल आएगा जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, क्योंकि एनडीए के पास जरूरत के 364 सदस्य नहीं है 2/3 के हिसाब से। ऐसे में मोदी सरकार के 4 महत्वाकांक्षी बिल सदन में फंस सकते हैं। बीमा सुधार कानून, जिसमें एफडीआई को बढ़ाने का प्रावधान है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से 74% करने का प्रावधान है। डिजिटल इंडिया एक्ट भी फंस सकता है। सरकार का बीज विधेयक भी लटक सकता है। बिजली संशोधन विधेयक 2022 भी फंस सकता है। विपक्ष के तेवर को देखकर यही लग रहा है कि इन विधेयकों को पारित कराने के लिए एनडीए को न केवल खूब ताकत लगानी होगी, जोर लगाना होगा, बल्कि विपक्ष की मांगों को भी मानना होगा, चर्चा करानी होगी। बीजेपी के पास नंबर कम होने से के ऊपर दिए गए बिलों के अलावा आईबीसी संशोधन विधेयक, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, औषधि चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक 2000 समेत कुछ और विधेयकों के पारित होने में देर हो सकती है। लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा, उसके बारे में भी आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री जब आज लोकसभा के सेशन को संबोधित करने के पहले मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने आज इमरजेंसी के जिक्र की। विपक्षी दल जहां एक और संविधान की कॉपी के साथ संसद पहुंचे, तो मोदी ने 25 जून का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात की जानकारी है कि इस चुनाव में हुआ क्या है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर अटैक कर रहा है। शायद प्रधानमंत्री मोदी को भी यह बात पता थी कि विपक्ष जिस तरह की तैयारी के साथ आया हुआ है, तभी उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए इमरजेंसी की बात की, जो कांग्रेस को नागवार गुजरी। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया और कहा कि 50वीं बरसी पर इस मौके पर देशवासी संकल्प लें कि भारत में फिर कभी कोई ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। पीएम मोदी के आपातकाल वाले बयान के बाद से विपक्ष पीएम पर हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि 10 साल से देश में जो अघोषित आपातकाल लगा है, उसका क्या होगा, उस पर कौन जवाब देगा। अब आपको आखिर के उस दौर में लिए चलते हैं जिस इमरजेंसी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब 50 साल पहले आधी रात को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। भारत में आपातकाल 25 और 26 जून 1975 की दरमियानी रात को लगाया गया था।
इसे आजाद भारत के इतिहास के काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। इमरजेंसी 21 मार्च 1977 तक रही। प्रधानमंत्री तब की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। यह देश में लगा पहला राष्ट्रीय आपातकाल था। साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजनारायण को हराया था। उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला दायर किया था। 12 जून 1975 को हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उनके किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास पीएम पद को छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस बीच बिहार और गुजरात में जयप्रकाश नारायण का कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन बहुत तेज होता जा रहा था। जेपी ने कोर्ट में इंदिरा गांधी के पीएम पद से हटने के आदेश का हवाला देकर छात्रों, सैनिकों और पुलिस से निरंकुश सरकार के आदेश को न मानने की अपील की। बढ़ते जनाक्रोश, संसद में वोट न करने की अनुमति से कमजोर स्थिति और जेपी की अपील को इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने का कारण माना गया। आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ था, क्या कदम सरकार ने उठाया था, ये भी आपको बता देते हैं। सभी नागरिकों के मूल अधिकार को रद्द कर दिया गया था। सरकार के खिलाफ सभी राजनेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था, यानी विपक्षी नेता जेल में थे। प्रेस, रेडियो, टीवी को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया था। आधी रात में प्रिंटिंग प्रेस की लाइट काट दी गई थी जिससे कि अखबार छापे ना जा सके। नसबंदी के कार्यक्रम को तेजी से लागू किया गया। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनेक राज्यों में सरकारें भंग कर दी गई। 24 घंटे में 6000 लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। अब प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया वो कांग्रेस को ठीक नहीं लगा। कांग्रेस ने इमरजेंसी के आरोपों पर और प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कि बीजेपी इस मामले को लेकर कल देश भर में प्रदर्शन और कार्यक्रम करने वाली है, इसको लेकर भी कांग्रेस का रिएक्शन आया। आपको सुनवाते हैं। संविधान के पट्टियों को लेकर बोलेंगे कल इमरजेंसी के लिए जो है बीजेपी पूरे कार्यक्रम कर रही है। मैं लोगों को याद दिलाने जो अच्छा है उसकी तरफ काम करेंगे, जो अच्छा है उस रास्ते पे चलेंगे। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है?